एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन एंड इंस्पिरेशन विद ज्योति। गृह प्रबंधन यानी कि होम मैनेजमेंट। इस वीडियो में देखेंगे हम होम मैनेजमेंट के बारे में, गृह व्यवस्था के सिद्धांत और बचत के सिद्धांत, बचत कैसे करनी चाहिए, कुछ चीज़ें हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। और इसके पहले मैं एक वीडियो इससे रिलेटेड और बना चुकी हूँ, आप लोग चाहे तो वो भी देख सकते हैं। होम मैनेजमेंट का वो भी वीडियो है, उसमें भी मैंने कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। टीजीटी का एग्ज़ाम आने वाला है, आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से रखिए। और ये सब टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट हैं, सिंपल हैं, लेकिन इनसे क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे गृह व्यवस्था के सिद्धांत। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम इसके पहले गृह प्रबंधन के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ थोड़ा बहुत बता देती हूँ। जो गृह प्रबंधन यानी कि होम मैनेजमेंट होता है, वो परिवार के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है, जिसमें कि आयोजन, संगठन, मूल्यांकन ये सब शामिल होता है। नियंत्रण। गृह प्रबंधन इसलिए किया जाता है क्योंकि परिवार के जो सदस्य होते हैं उनकी जो जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनको सभी तरीके से अच्छी तरीके से पूर्ति हो जाए और सब परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ रहें। जब परिवार में अच्छे से सारी परिवार के खर्चे हो गए या परिवार की ज़रूरतें होगी सही तरीके से नियमित रूप से चलेंगी, तो परिवार के सदस्यों में किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होगी, सारी चीज़ें सही तरीके से पूरी होंगी। तो इसलिए इससे उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, वो अपने रोज़गार हो या व्यापार हो उसको ठीक प्रकार से कर सकेंगे और वो पूरी तरीके से एक नियंत्रित तरीके से अपनी जीवन शैली को सुचारू रूप से रख पाएंगे। तो ये हो गया गृह प्रबंधन। गृह प्रबंधन सभी घरों में होता है। ये गृह प्रबंधन जैसा होता है उतनी ही घर की प्रोग्रेस होती है। गृह प्रबंधन के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड होता है। हम उसके कुछ सिद्धांत देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होम मैनेजमेंट। गृह संबंधी उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए गृह व्यवस्था के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति। सबसे पहले ये देखना है कि मेन परिवार के जो सदस्य हैं ऐसे उद्देश्य हों जो उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति अवश्य हो। तो ऐसी आवश्यकताएं कौन सी हैं? भोजन। परिवार के सदस्यों के भोजन। परिवार के प्रत्येक सदस्य को उसकी आयु, लिंग एवं शारीरिक आवश्यकता के अनुसार संतुलित भोजन मिलना चाहिए। भोजन का मतलब ये नहीं कि दाल रोटी मिल गई या समोसा मिल गया या जंक फूड मिल गया, ये भोजन नहीं। भोजन ऐसा होना चाहिए जो जिस आयु के हिसाब से सभी प्रकार की शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ति करे, जिसमें कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण, ये सारे पौष्टिक तत्व शामिल हो। इसलिए इस प्रकार के भोजन को हम संतुलित भोजन कहते हैं, जिसमें सभी पौष्टिक तत्व शामिल हो, वो भोजन संतुलित भोजन कहलाता है। अगला देखते हैं वस्त्र। उचित वस्त्रों के प्रबंधन के लिए एक गृहिणी को वस्त्र खरीदने की कला का ज्ञान आवश्यक, वस्त्र काटने का एवं सिलने का ज्ञान, वस्त्रों की धुलाई, रंगाई एवं मरम्मत का ज्ञान तथा वस्त्रों को संभाल कर रखने का ज्ञान होना चाहिए। मतलब किस ऋतु में कैसे वस्त्र पहनने चाहिए, जैसे कि गर्मियों में जो हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए, जाड़ों में डार्क रंग के कपड़े पहनने चाहिए, और वस्त्रों की धुलाई कैसे करना है, धुलाई करते समय हर अलग अलग रंग के कपड़े एक साथ नहीं भिगोने चाहिए। ये सारी बातें छोटी छोटी सब कुछ इसी के अंतर्गत आती हैं, गृह प्रबंधन के अंतर्गत ही ये सारी चीज़ें आती हैं। अगर वस्त्रों का रख रखाव अच्छे से होगा तो जब कहीं भी परिवार के सदस्यों को अपने वस्त्र पहनेंगे तो वो उसमें आकर्षक दिखेंगे, उनका व्यक्तित्व अच्छा लगेगा। ये सारी चीज़ें भी इसके अंतर्गत आती हैं। एक गृहिणी को या जो भी वस्त्र पहन रहे हो, जरूरी नहीं गृहिणी को ही, जो भी वस्त्र पहन रहा हो उसको उसकी देख रेख के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। मकान में परिवार के सभी सदस्यों को उचित सुख एवं सुविधा के लिए गृहिणी को मकान को सुव्यवस्थित एवं साफ सुथरा रखना तथा मकान में स्वच्छ वायु एवं सूर्य के प्रकाश का प्रबंधन करना चाहिए। स्वच्छता बहुत आवश्यक है, मकान के लिए नहीं, हर तरीके से स्वच्छता आवश्यक है। सेल्फ यानी कि खुद की साफ़ सफाई बहुत आवश्यक है, कपड़ों की साफ़ सफाई आवश्यक है, मकान की साफ़ सफाई आवश्यक है। मकान इस प्रकार से व्यवस्थित होना चाहिए कि मकान में पूरी तरह से प्रकाश आ सके सूर्य का, जिससे कि कीट मकोड़े ना पनपने पाएँ। ऐसी जगह सामान रखा जाए जिससे वहाँ नमी ना पहुँचे, सामान ख़राब ना हो। टाइम टाइम पे ऐसे धुलाई करनी चाहिए, सफाई करना चाहिए, जिससे कि मकान में जाले ना लगने पाएँ
और मकान जो है ना साफ स्वच्छ एवं सुंदर रहे, जिससे कि वहाँ पे बैठते हैं तो आपको पॉजिटिविटी यानी कि सकारात्मक ऊर्जा का एहसास हो। गंदगी और अंधेरे कमरे में नकारात्मक जो एक ऊर्जा होती है वो पैदा होती है। तो इस तरह से ये गृह प्रबंधन ऐसा होना चाहिए, ये घर में आप बैठे तो आपका प्रत्येक कार्य में मन लगे। घर में पर्याप्त कार्य तथा उचित अवकाश। घर में पर्याप्त कार्य तथा उचित अवकाश। कार्य करने के उपरांत अवकाश एवं विश्राम की भी आवश्यकता होती है। इससे शरीर में पुनः काम करने की शक्ति आ जाती है। ऐसा क्यों आवश्यक है? ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि आप देखते होंगे कि कोई भी ऑफिस में जॉब करता है या कहीं भी जॉब करता है तो उसको संडे का अवकाश क्यों मिलता है? इसलिए मिलता है कि वो अपनी चीज़ों को व्यवस्थित कर सके, थोड़ा शरीर को आराम दे, जिससे कि नई एनर्जी और नई स्फूर्ति के साथ अगले दिन वो काम कर सके। उसी तरह से गृह प्रबंधन में जब महिलाएं होती हैं वो हमेशा काम करती रहती हैं, उन्हें लगता है कि हम तो घर में ही रहते हैं, हमें कोई छुट्टी की आवश्यकता नहीं है, हमें कोई आराम की आवश्यकता नहीं है। बट ऐसा नहीं है, उन्हें भी एक दिन आराम करना चाहिए। काम को ऐसे डिवाइड करना चाहिए, ऐसे बांटना चाहिए कि वो संडे के दिन थोड़ा समय अपने लिए निकाल सकें, आराम कर सकें, कुछ अपने पसंद की चीज़ों को कर सकें। तो इस तरह से जब आप व्यवस्थित हर चीज़ें होती हैं तो काम में भी उतने अच्छे से मन लगता है, एक बोरियत का एहसास नहीं होता है और सारी चीज़ें सुचारू रूप से चलती हैं। और इससे परिवार के सदस्यों को भी समय मिलता है एक दूसरे के लिए। परिवार के आय व्यय को संतुलित रखना। परिवार की आर्थिक स्थिति पर ही परिवार के अनेक कार्य निर्भर करते हैं। परिवार का साधन सीमित होता है परंतु आवश्यकताएं अनंत होती हैं। इसके लिए निम्नलिखित 2 बातों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि आपको पता ही है कि जब भी खर्चे होते हैं परिवार में तो जितनी भी आय होती है उससे ज़्यादा ही खर्चे होते हैं। तो इनको व्यवस्थित रखना बहुत ज़रूरी है। बजट बनाना एवं हिसाब लिखना ये बहुत आवश्यक होता है। घर को जो परिवार की आय है उसको व्यवस्थित करने के लिए बजट बनाना और उसको लिखना बहुत आवश्यक होता है। प्रत्येक छोटे बड़े खर्चों को नोट करना चाहिए, ये पता होना चाहिए जिससे कि जो कहाँ पे खर्चा बहुत अधिक हो रहा है और कहाँ पर कम हो रहा है, कहाँ पर हमें ज़्यादा खर्चा करना चाहिए और कहाँ पर कम खर्चा करना चाहिए। गृहिणी को परिवार में आने वाली मासिक आय का पूरा ज्ञान होना चाहिए। जब उसे गृहिणी को मासिक आय का पूरा ज्ञान होगा तभी वो अपने खर्चों को डिवाइड कर सकेगी कि उसे किस चीज़ में कितना खर्चा करना है और कितनी सेविंग करनी है। और हमेशा ये बातें भी आप लोगों को समझनी चाहिए कि परिवार में जो बजट होता है उसके हिसाब से ही सारे खर्चे हम निकालते हैं। जैसे कि कोई साल में कोई एक बड़ी चीज़ को लेना है तो उसके लिए उस हिसाब से हमें एकत्रित करना है पैसा। उसके लिए कई सारी बैंक और अन्य योजनाएं हैं जिसमें आप पैसा एकत्रित कर सकते हैं। त्यौहार और आने वाले पर्व, शादियों, इन सब चीज़ों के लिए भी जो है ना धन की जो है ना संग्रहण की आवश्यकता पड़ती है कि उसके लिए आप एक अलग तरीके से पैसा इकट्ठा करें और ज़रूरी खर्चों के लिए अलग पैसा निकालें। इस तरह से जब सारी चीज़ें लिखी रहेंगी तो जब प्रत्येक दिन का खर्चा आप जो कर रहे हैं या जो हो रहा है परिवार में वो सब पता चलता रहेगा तो पता चलेगा हर एक चीज़ को कि कौन चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन चीज़ें नहीं ज़रूरी हैं। जो चीज़ें नहीं ज़रूरी हैं उन पर विराम लगाया जा सकेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। बचत का सदुपयोग करने के क्रम में भारत सरकार ने निम्नलिखित 2 प्रकार की प्रणालियों का निर्माण किया है। पहली बैंकिंग प्रणाली और दूसरी नॉन बैंकिंग प्रणाली कहलाती है। दोनों संस्थाएं भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार ही चलती हैं। दोनों संस्थाओं के कार्य करने की तरीके अलग अलग हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक या ऐसी कौन सी व्यवस्थाएं हैं जिनके अनुसार आप धन का सेविंग कर सकती हैं। तो ये बैंकिंग प्रणाली और एक होती है नॉन बैंकिंग प्रणाली, ये 2 प्रणालियां हैं। ये दोनों संस्थाएं किसके अंतर्गत आती हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार ही चलती हैं, ये याद रखना है आप लोगों को। इसके अलावा भारतीय डाक एवं तार विभाग के द्वारा संचालित पोस्ट ऑफिस का बचत विभाग है यह पूर्ण रूप से सरकार की ही संस्था है। इस पर भारतीय रिजर्व बैंक का विधान लागू नहीं होता है। सरकारी या अर्ध सरकारी निकायों में कार्यरत व्यक्तियों के लिए अनिवार्य भविष्य योजना एवं कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड एवं सामूहिक बीमा योजना आदि द्वारा बचत एवं उन पर मिलने वाले ब्याज द्वारा सीधे राज्य या केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। पोस्ट ऑफिस में भी सामान्य बैंकों की तरह
साधारण बचत खाता, आवर्ती जमा योजना, सावधि। ये देखिए इस तरह से बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि बैंक पोस्ट ऑफिस में कौन कौन से खाते खुलवाए जा सकते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे पॉइंट्स को आपको याद रखना है कि पोस्ट ऑफिस में कन्फ्यूज़न के लिए ऐसे घुमा के पूछ लेते हैं कि सही क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। तो पोस्ट ऑफिस में भी सामान्य बैंकों की तरह साधारण बचत खाता, आवर्ती जमा योजना, सावधि बचत योजना, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र आदि है तथा नॉन बैंकिंग प्रणाली की तरह डाक जीवन बीमा स्कीम है, यानी कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। तो ये हो गया कुछ परिवार की बारे में आपने देखा, और इसमें जो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं वो देखा, और बचत कैसे करनी चाहिए ये देखा है। तो आगे देखते हैं कुछ और इसके बारे में ही। चलिए इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं। आगे की वीडियो में मैं इसका दूसरा पार्ट लाऊंगी, उसमें हम देखेंगे निर्णय का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, छोटे छोटे पॉइंट हैं, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी। क्वेश्चंस बहुत पुटअप होते हैं, आसान चीज़ें हम लोगों को जो लगती हैं उसी से हम लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि लगता है ये आसान है और हम छोड़ देते हैं। तो इसलिए हर एक चीज़ को समझना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। स्टे कनेक्टेड।